हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एम्बोलिज्म के बारे में कि एम्बोलिज्म क्या होता है और किस प्रकार कोज करता है। और कोज करने के बाद हमें पेशेंट की बॉडी में क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे और हमें और एम्बोलिज्म कोज होने के बाद हमें उसको किस प्रकार ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में। एम्बोलिज्म एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स के अंदर फ्रीली मूव करते हैं और वो कहीं कहीं जाकर हमारे ब्लड वेसल्स को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। उन सब्सटेंस में कोई ब्लड का क्लॉट हो सकता है या गैस, लिक्विड या सॉलिड आदि हो सकते हैं जो कि हमारे ब्लड वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन कोज करते हैं। 90% एम्बोलिज्म जो है थ्रोम्बस के अपने स्थान से हटने के कारण होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहला इसका क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग। इसमें मेनली टू टाइप्स होते हैं। एक होता है सेप्टिक एम्बोलिज्म, जो कि इन्फेक्शन के द्वारा कोज होने वाले एम्बोलिज्म को सेप्टिक एम्बोलिज्म कहते हैं। और असेप्टिक यानी कि जो इन्फेक्शन के कारण कोज नहीं होता उसे कहते हैं असेप्टिक एम्बोलिज्म। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन लोकेशन, लोकेशन के आधार पर। इसमें पहला है कार्डिक एम्बोलिज्म, यानी कि हमारे कार्डिक सिस्टम में कोज होने वाले एम्बोलिज्म कार्डिक एम्बोलिज्म कहा जाता है। और सेकंड इसका है आर्टियल एम्बोलिज्म, हमारे आर्टरी के अंदर कोज होने वाले एम्बोलिज्म को आर्टियल एम्बोलिज्म कहा जाता है। और हमारे वेन के अंदर कोज होने वाले एम्बोलिज्म को वेनस एम्बोलिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो थर्ड टाइप है बेस्ड ऑन नेचर। इसमें फर्स्ट है गैस, यानी कि एयर बबल के कारण कोज होने वाले एम्बोलिज्म को गैस एम्बोलिज्म कहा जाता है। ये मेनली जो है एयर बबल के कारण कोज होता है। और नेक्स्ट होता है लिक्विड, ये एमनियोटिक फ्लूइड के कारण कोज होता है। और थर्ड इसका है सॉलिड, जो कि फैट के कारण हमारी ब्लड वेसल्स में कोज करता है। फोर्थ बात करते हैं बेस्ड ऑन अफेक्टेड सिस्टम। इसमें पहला है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी कि हमारे पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर कोज होने वाले एम्बोलिज्म को पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहा जाता है। इसका मेनली सोर्स जो होता है वो डीवीटी होता है, यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो कि मेनली पैर के अंदर बनता है। सेकंड है सेरिब्रल एम्बोलिज्म, हमारे सेरिब्रल ब्लड सर्कुलेशन में कोज होने वाले एम्बोलिज्म को सेरिब्रल एम्बोलिज्म कहा जाता है। और ये मेनली स्ट्रोक का कारण बनता है। नेक्स्ट बात करेंगे रेटिनल एम्बोलिज्म की, यानी कि हमारे रेटिनल ब्लड सर्कुलेशन के अंदर बनने वाले एम्बोलिज्म को रेटिनल एम्बोलिज्म कहा जाता है। और ये हमारी रेटिना की आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन उत्पन्न करता है, जिसके कारण उस पेशेंट में ब्लाइंडनेस की कंडीशन अराइज हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे पाथवे ऑफ एम्बोलिज्म, यानी कि एम्बोलिज्म कौन कौन से पाथवे होते हैं। तो इसमें सबसे पहला होगा एंट्रोग्रेड पाथवे। जब एम्बोलिज्म का फ्लो ब्लड फ्लो की डायरेक्शन होता है तो उसे एंटीग्रेड पाथवे कहा जाता है, यानी कि इसमें एम्बुलेंस का जो फ्लो है वो ब्लड फ्लो की डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट बात करें तो रिट्रोग्रेड पाथवे, जब एम्बोलिज्म का फ्लो ब्लड फ्लो के एंटी डायरेक्शन या ऑपोजिट साइड में होता है तो उसे कहा जाता है रिट्रोग्रेड पाथवे। नेक्स्ट बात करेंगे इसका पैराडॉक्सिल पाथवे, इसे क्रोस्ड एम्बोलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। जब एम्बोलिज्म वेन से निकलकर आर्टरी के अंदर प्रवेश करता है तो उस कंडीशन कहते हैं पैराडॉक्सियल पाथवे। नेक्स्ट बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में। तो सबसे पहला साइन होगा ब्लड सप्लाई डिक्रीज, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि एम्बोलिज्म के कारण हमारा ब्लड फ्लो जो है वो प्रभावित होगा। और ब्लड फ्लो अगर प्रभावित होगा तो उसमें ब्लड फ्लो कम होगा। अगर ब्लड फ्लो कम होगा तो हमारी बॉडी में O2 की सप्लाई कम होगी, और O2 की सप्लाई कम होगी तो हमारी बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। फोर्थ कोज है वीकनेस, जब हमारी बॉडी के अंदर न तो प्रॉपर रूप से न्यूट्रिशन मिल रहा है और न ही उस बॉडी को ऑक्सीजन मिल रही है, इसके कारण पेशेंट की बॉडी में वीकनेस देखने को मिलेगी, वर्टिग और नमनेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे इसके डायग्नोसिस के बारे में, यानी कि उस पेशेंट हम कैसे पता करेंगे उसे एम्बोलिज्म ही कोज हुआ है। इसके लिए हम पेशेंट का चेस्ट एक्सरे, एंजियोग्राफी, MRI, ECG और ABG एनालिसिस करेंगे। इन सभी रिपोर्टों के बेसिस पे हम उसको बोल सकते हैं कि उसे एम्बोलिज्म कोज हुआ या नहीं हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन के बारे में। MI, यानी कि हमने एक पहले टाइप पढ़ा था कार्डिक एम्बोलिज्म, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर कार्डिक सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं एम्बोलिज्म कोज हो रहा है, जिसके कारण कार्डिक सिस्टम अफेक्ट होगा, जिसके कारण मायोकार्डियल इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। गैंग्रीन, अगर O2 की कमी हो रही है उसके कारण हमारे टिश्यू और सेल्स
गलने या सड़ने लग जाएंगे। स्ट्रोक कंडीशन उत्पन्न हो सकती है अगर सेरिब्रल एम्बोलिज्म हुआ तो। रेस्पिरेटरी फेलियर, अगर हमारे बॉडी प्रॉपर O2 नहीं मिल पा रही जिसका रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा और पेशेंट की सडन डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि एम्बोलिज्म किस प्रकार ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम उसको ड्रग थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। उसमें पहले हम देंगे एंटीकोगुलेंट ड्रग। ये ड्रग मेनली हमें ब्लड क्लॉट से प्रोटेक्शन देती है। ऐसे मेनली इंजेक्शन रूप में हम दे सकते हैं हेपेरिन और टेलोरिस की दे सकते हैं वार्फिन। सेकंड इसको ड्रग देंगे थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग। ये ड्रग क्या करती है कि हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट को तोड़ने का काम करती है। इसमें हम इंजेक्शन रूप में दे सकते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन। नेक्स्ट बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि हम एज ए नर्स उस पेशेंट को किस प्रकार ट्रीट करेंगे। तो हम पेशेंट के वाइटल साइन असेस करेंगे। उसमें पहले हम देखेंगे उसकी पल्स रेट और रेस्पिरेशन रेट, और पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। और पेशेंट को हैवी एक्सरसाइज, रनिंग, वेट लिफ्टिंग और हैवी वर्क करने से बचने की सलाह देंगे, क्योंकि अगर पेशेंट हैवी वर्क और हैवी एक्सरसाइज करेगा तो उसमें कॉम्प्लिकेशन अराइज होने की संभावना बढ़ जाएगी। पेशेंट को टाइम टू टाइम मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे सो दैट पेशेंट की रिकवरी जल्दी हो सके। पेशेंट का आयु चार्ट मॉनिटर करेंगे और पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे सो दैट उसके एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल को कम किया जा सके। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।